इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमारा चैप्टर है। मैंने जब मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, याद करिए, जब मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने आपको ऐसा एक लिखा था, याद करिएगा, मैटर इज क्लासिफाइड केमिकली इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। याद आ रहा है? मैंने एक कहा था, एक को क्या कहते हैं, सॉरी मैंने कहा था एक को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। क्या कहा था? एक को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। और ये जो इम्प्योर सब्सटेंस है इसी को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, मिक्सचर बुलाते हैं। इसी को हम लोग प्यार से मिक्सचर बुलाते हैं। ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, ये मैंने आपसे बताया था कि ये फर्दर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक जिसको हम लोग क्या कहते थे, एलिमेंट कहते थे, और दूसरा जिसको हम लोग क्या कहते थे, कंपाउंड कहते थे। इतना आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो हमारा एलिमेंट है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट फर्दर कितने प्रकार का था, मैंने आपसे बताया था ये कितने प्रकार का था, 4 प्रकार का। एक था मेटल, दूसरा था नॉन मेटल, तीसरा था मेटलॉइड, चौथा था इनर्ट गैस, और जो अगला था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते थे, वो फर्दर मैंने बताया था कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था। एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमने आपसे कहा था कि पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है वो इसी टेबल के इर्द गिर्द ही क्या करती है, घूमती है। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं, जो हमें कहां से मिले, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। और जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। और जो हमें रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, जिसके अंदर इस मैटर को क्या कहते हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि मैटर किसको कहते हैं। तो आपसे मैंने कहा था व्हाट इज मैटर, बोले मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन इज नोन एज मैटर। जिसके अंदर हमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि लाइट मैटर है कि नहीं है, फिर हमने ये प्रूफ करके बताया था कि लाइट भी क्या है, मैटर है। तो इस प्रकार से ये ऐसा आपको एक ये चेक करना है। तो ये आपने लिख लिया, जल्दी से लिखिए, ये लिखिए जल्दी से, एलिमेंट, कंपाउंड। ये जरा सा एलिमेंट जो है वो अजीबोगरीब दिख रहा है ना, इसको भी सही कर लेते हैं। तो ये क्या था, ये हमारा एलिमेंट है और इस तरफ हमारा क्या है, कंपाउंड है। तो सबसे पहले इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में और उसके बाद आप प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन लिखिए। राइट, अ प्योर सब्सटेंस मीन्स अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर। अ प्योर सब्सटेंस इज a single substance or matter. Pure substance is single substance or matter. Single substance or matter. Pure substance is a single substance or matter which cannot be separated into other kinds, which cannot be separated into other kinds of matter by any physical process, which cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट सेपरेट इट।
आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब आप इसको बॉयल कर लीजिए, आप इसको फ्रीज कर लीजिए, आप इसकी डेंसिटी चेंज कर दीजिए, आप इसकी वॉल्यूम को बदल दीजिए, आप इसके टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, कुछ भी करके आप इसका फिल्ट्रेशन कर दीजिए, आप इसका इवेपोरेशन कर दीजिए, आप सो कॉल्ड कोई भी फिजिकल प्रोसेस सेपरेशन कर दीजिए, जो कि हैंड सेपरेशन की बात मैं कर रहा हूं। किसी भी प्रक्रिया से जो फिजिकली फिजिबल है, जिसको आप फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, उस तरीके से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। एक किसी भी प्रोसेस से अलग नहीं होगा। इसको अगर आपको सेपरेट करना है तो यू नीड टू हैव अ केमिकल प्रोसेस और अ केमिकल चेंज। फिजिकल तरीके से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे किसी चीज को आप क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। डन। ऐसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे मैं कह रहा हूं घी है, तो अब जो घी है या तेल है, ये सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना हुआ है, ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ है, तो ये फिर प्योर नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी बात करूं कि कोई एक मेटल है या कोई एक नॉन मेटल है, या इस पीरियोडिक टेबल में आने वाला कोई भी एलिमेंट हो, इस पीरियोडिक टेबल में आने वाला कोई भी एलिमेंट हो, वो सब का सब क्या है? प्योर सब्सटेंस है। या कोई अगर कंपाउंड भी है, वो भी क्या है? प्योर है। अगर मैं कह रहा वाटर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, अब ये दो ही पार्ट है, लिखिए, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। देयर आर, लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। There are two types of pure substance. One is element and the other is compound. Heading डालिए, element. Heading डालिए, element. अब ये जो हमने element की बात कर रहे हैं, तो element जो है वो क्या है? जो भी particular pure substance अपने smallest form में होगा, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। तो आप लिखें टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के अंदर आपने दो लाइनें लिख ली, राइट, एलिमेंट। द वर्ड एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट लेवासियर, LAVOISIER। ये जो एलिमेंट शब्द था, इस शब्द को कॉइन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेवासियर, LAVOISIER, लेवासियर। एंटोनियो लेवासियर, एक्चुअली इसका पूरा नाम है एंटोनियो लेवासियर। एंटोनियो लेवासियर ने पहली बार ये कॉइन किया था शब्द जिसका नाम है एलिमेंट। डेफिनेशन लिखिए, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, ये लिख लिया आपने, एलिमेंट को किसने कॉइन किया था? एंटोनियो लेवासियर ने, राइट। एलिमेंट इज डिफाइंड एज the simplest or basic form of pure substance, the simplest or basic form of pure substance, simplest or basic form of pure substance, simplest or basic form of, simplest or basic form of pure substance which cannot be broken further, which cannot be broken further into anything simpler than it, into anything simpler than it by any physical or chemical change, या method, by any physical or chemical method, which cannot be broken into anything simpler than it by
एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, फिजिकल और केमिकल मेथड यूज करके आप इसको फर्दर छोटा नहीं कर सकते हैं, और जिस चीज को आप फर्दर उससे छोटा नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। उसी को आप क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। हाँ भाभी लिख रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसीलिए जो एलिमेंट होता है वो कंप्राइज करता है किसका? एटम्स। अगला लाइन देखिए, राइट। देयरफॉर द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। द प्योर सब्सटेंस which is made up of only one kind of atom is known as element। जैसे उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है सोडियम का एटम, कहीं पर लिखा हुआ है कार्बन का एटम, कहीं पर लिखा हुआ है बोरोन का एटम, कहीं लिखा हुआ है एल्युमिनियम का एटम, कहीं लिखा हुआ है कैल्शियम का एटम, कहीं लिखा है आयरन का एटम, कहीं लिखा है सल्फर, कहीं ऑक्सीजन। अब ये जो है ये सब सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। कहीं पर सिलिकॉन लिखा हुआ है, कहीं पर रुबिडियम लिखा हुआ है, कहीं पर बिस्मिथ है, कहीं पर कॉपर है, कहीं पर जिंक है, कहीं पर मैग्नीशियम है, कहीं पर मैंगनीज है, Mn है, कहीं पर सिल्वर है, कहीं पर गोल्ड है, कहीं पर आर्गन है, कहीं पर क्रिप्टन है, कहीं पर प्लैटिनम है। ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ये सब क्या है? दिस ऑल बिलोंग टू एलिमेंट। और इनको आप फर्दर तोड़कर इससे छोटा नहीं बना सकते। तो जो एलिमेंट है वो हमेशा एक टाइप के एटम से मिलकर बनता है। यहीं पर अगर मैं एक एटम ऑक्सीजन का लूं और इसको दोहरा दूं, क्या किया मैंने? एक एटम ऑक्सीजन का लिया और उसको दोहरा दिया तो क्या बन गया? O2 बन गया। अब ये एलिमेंट नहीं रहा, अब ये एटम नहीं रहा, अब ये मॉलिक्यूल बन गया। अब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। क्योंकि अब बना हुआ तो ये एक ही प्रकार के एटम से, लेकिन एक नहीं है, एक से ज्यादा है। और जैसे ये एक से ज्यादा आ गया तो अब ये एटम नहीं हो गया, अब ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। और यही कारण है कि ठीक इसके बाद वाले चैप्टर का आपका नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्योंकि पहले आपने मैटर पढ़ा, अब मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद जिसको जाएंगे वो क्या जाएंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और चौथे चैप्टर में जाएंगे स्ट्रक्चर, कि आखिर ये एटम जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या क्या फिटिंग है। ये हम लोग लास्ट पढ़ेंगे और आपका 9th क्लास इसी में समाप्त हो जाएगा। व्हाट इट? लिखिए, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स नोन टू अस एज ऑफ नाउ। अब उसमें से मैंने कितना लिखा है? एक कुछ 4, 5, 20 कुछ एलिमेंट हमने लिखे हैं, पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे को नोन? देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स known to us so far। आज तक हम लोग को कितना एलिमेंट, हमारे पास कितना एलिमेंट है? टोटल 118 एलिमेंट है। इनमें से 92 एलिमेंट जो हैं वो कैसे हैं? नेचुरली ऑकरिंग है। लिखिए, देयर आर 92 एलिमेंट्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग इन नेचर। इसमें से 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली ऑकरिंग है, नेचुरली ऑकरिंग है। और रिमेनिंग जितने भी हैं कितने होंगे? 18 + 8 26, 26 एलिमेंट जो हैं ये मैन मेड है। ये कैसे हैं? मैन मेड। अब कहेंगे सर आदमी भी बना सकता है क्या? हाँ, बना सकता है। जैसे मैडम क्यूरी ने रेडियम को बनाया था, शी हैज इन्वेंटेड रेडियम, बट हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड। हाइड्रोजन था, उसको हमने ढूंढ निकाला, तो वो डिस्कवरी है। वेयरएज ये जो रूडियम है, या आप देखिए रदरफोर्डियम एक एलिमेंट होता है, वो रदरफोर्ड ने बनाया। जैसे कुछ और एक एलिमेंट है कॉलिफोर्नियम, जैसे अमेरिकीसियम। अमेरिकीसियम मतलब अमेरिका में पाया गया होगा, या अमेरिका में किसी साइंटिस्ट ने ढूंढा होगा। ये कहां पर है? हाँ, क्या नाम है? आइसीनियम।
उसका वो बताइए ना, छोटा छोटा उसका ये बताइए, सिंबल बताइए। अच्छा, क्या नाम है? आइसीनियम, आइंस्टीनियम, इज इट समथिंग लाइक दैट? आइंस्टीनियम। देखिए तो आई से कोई है क्या? क्या नाम है? ईएस, आइंस्टीनियम 99। तो ये सब कुछ, अभी ये तो साइंटिस्ट के नहीं है, ये डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया, वो तो अलग बात है। यहां पर साइंटिस्ट को एक्नॉलेज करने के लिए आपने उसका नाम आइंस्टीनियम रख दिया, क्योंकि आइंस्टीन ने ढूंढा तो आइंस्टीनियम हो गया, रदरफोर्ड ने ढूंढा तो रदरफोर्डियम हो गया। सर तब ये लास्ट लाइन तो एलिमेंट होगा नहीं? नहीं, ये भी एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट ही है। कैसे सर? दो अलग-अलग एलिमेंट से बना है तो कहां दो अलग एलिमेंट कहां है? राजू बोला कि अभी हाइड्रोजन डिस्कवर की पर है, मैंने कहा हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड, बट कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो इन्वेंट किए गए, जैसे रेडियम। इन्वेंट तो कुछ मिला के किया गया। अरे मिला के क्यों करेंगे, उन्होंने एलिमेंट इन्वेंट किया। ऐसे ही मिला दिया। हाँ, अब वो लेबोरेटरी में उन्होंने किया है, वो जाके पता करना होगा कि भाई कैसे उन्होंने इसको इन्वेंट किया, पर एक एलिमेंट इन्वेंट किया। अब कोई इन्वेंट किया है तो उसके नाम से वो पर्टिकुलर बाद में चल के, इसीलिए आप देखिएगा 113 ऑनवर्ड्स, आप देखिए वहां पे यूयूटी, यूयूपी, यूयूएस, इस तरह का नाम वहां लिखा हुआ है। बाद में चल के क्या हुआ, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आए कि दो लोग बोल रहे हैं कि हम भी ढूंढे हैं, तो वो भी बोल रहा है हम भी ढूंढे हैं, तो अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, बोला मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो। ऐसा जब लफड़ा फंस गया तो आईयूपीएसी ने 100 के बाद वाले जितने एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर 100, यानी एफएम से लेके एफएम, एमडी, एनओ, एलआई, ये आरएफ आदि, ये सब, ये जो है, इसका एक अलग सा नोमेनक्लेचर डाल दिया। बोला कि अब के बाद जो भी एलिमेंट कोई भी ढूंढे, नाम पहले से हम बता देंगे उसका क्या होगा, और वही नाम उसका फिक्स कर दिया। तो अब के बाद वाले जितने भी एलिमेंट अब नए ढूंढे जाएंगे, उसमें यूयूएम, यूयूपी, यूयू ऐसे करके उसका नाम है, जो कि हम लोग क्लास 11th में वो नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसका नामकरण किया गया। तो कुल मिला के 118 एलिमेंट है, 92 नेचुरली ऑकरिंग, 26 मैन मेड। इसमें ज्यादातर मेटल्स, ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं, ज्यादातर इसमें मेटल भी हैं, दो प्रकार के, एक होता है नॉर्मल मेटल या एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल, और दूसरा है हेवी मेटल, हेवी मेटल। तो मेटल के भी दो प्रकार हैं, एक है एक्टिव मेटल और एक है हेवी मेटल। एक्टिव मेटल किसको बोलते हैं? तो एक्टिव मेटल ऐसा होता है जो G1 एंड G2 में पाया जाता है। व्हाट इज G1 एंड G2? तो आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देख रहे हैं तो जो पहला और दूसरा ग्रुप है, देखिए ऊपर 1 और 2 लिखा हुआ है, उधर देखिए एकदम ऊपर में 1 और 2 लिखा हुआ है। तो जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो ये पहला और दूसरा होता है, ऐसा पीरियोडिक टेबल है, आपने देखा होगा, इस तरह का एक पीरियोडिक टेबल आपके पास रहता है, में 1 और 2 ग्रुप यहां पर होता है। तो इन दोनों ग्रुप्स में जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मेटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मेटल। फिर यहां से 13 नंबर स्टार्ट होता है और लास्ट वाला 18 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इधर में आप देखिएगा यहां पर एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, देखिएगा यहां पे ऐसे सीढ़ी जैसा बना हुआ है, दिख रहा है, एक अलग रंग से है ना, BI, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेलियम, पोलेनियम, ये सीढ़ी वाला है। ये सीढ़ी वाला जो है ये मेटलॉइड है। ये क्या है? मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड्स की संख्या सीमित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ही मेटलॉइड है। डन। तो इस टेबल को मैं देखता हूं, अगर संभव हो तो मैं इस टेबल को अभी आपके सामने यहां पर खोलने की कोशिश करता हूं। इसको मिटाते हैं और मैं ये टेबल ही खोलता हूं। क्या क्या? मेटलॉइड बताता हूं अभी, इसको हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मेटलॉइड, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका एक बढ़िया सा वर्जन। तो ये अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल से इसको मैं दिखाता हूं कि ये कैसा दिखाई देगा। मैं पीरियोडिक टेबल से इसको निकाल के लाता हूं, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये देखने में क्या है और कैसा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, उसमें भी थोड़ा सा लगता है नीचे का इसका कट गया है, ये एक लाइन इसका कटा हुआ है। खैर, मेरे काम का जितना है वो मेरे को यहां पे दिख जा रहा है, तो इससे मेरा काम तो चल जाएगा।
तो यहां पे ये यूज कर दें। अब ये वाला जो है और ये वाला है, इसको हम लोग G1 और G2 बोलते हैं, यानी ये ग्रुप 1 है और इसको हम लोग ग्रुप 2 बोलते हैं। दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। ये दोनों जो होते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव मेटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्टिव मेटल कहते हैं। वेयर एज यहां से लेकर यहां तक, इसमें आप ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ये जो बना हुआ है ये क्या है? मेटलॉइड है। ये क्या है? मेटलॉइड है। तो हम लोग 4 बताए थे ना, क्या क्या बताए थे? हमने बताया था कि टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक हुआ मेटल, तो इसमें ये दोनों कौन से हुए? ये दोनों कौन से हुए? ये दोनों हुए एक्टिव मेटल। ये दोनों कौन से हुए? ये दोनों हुए एक्टिव मेटल। ये दोनों कौन सा मेटल है? एक्टिव मेटल है। उसके बाद ये क्या है? मेटलॉइड है। इसमें ये वाला जो लास्ट वाला है, कौन सा वाला? ये जो लास्ट वाला है, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज इनर्ट गैस। ये क्या है? इनर्ट गैस है। और ये जो पूरा है यहां पर, ये जो पूरा है ये वाला, ये क्या है? ये नॉन मेटल है। ये क्या है? ये नॉन मेटल है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो मैंने आपको कितना बताया था? 4 बताया था। मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल्स एंड इनर्ट गैस। अब आपके मन में एक बड़ी दुविधा होगी कि सर ये बीच वाला और इधर जो छूट गया, इसके बारे में तो आप कुछ नहीं बता रहे। ये सब कौन है? ये सब कौन है? और उसमें फिर ये 57 और 89 जो कि यहां और इसके नीचे भी एक रहा होगा, ये सब कौन है? इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेवी मेटल्स। इसीलिए लास्ट स्लाइड में मैंने क्या बोला था? मेटल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक्टिव मेटल एंड हेवी मेटल्स। तो ये बीच में जितने भी आते हैं ये सब क्या है? हेवी मेटल्स हैं। ये क्या है? एक्टिव मेटल्स। ये क्या है? मेटलॉइड। ये क्या है? नॉन मेटल्स। और लास्ट में कौन है? इनर्ट गैस। टोटल इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। ये लास्ट नंबर दिखाई दे रहा है, कितना है? 118। नॉन रिएक्टिव गैस। इनर्ट गैस का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव गैस, जो गैस रिएक्ट नहीं करती है। अभी लिखवाएंगे इसके बारे में, आप चिंता मत करिए। तो यहां पर अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल की जो गिनती है ना वो भी फिक्स है। नॉन मेटल आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए नॉन मेटल्स की जो गिनती है वो भी क्या है? फिक्स है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिक्स है। ये सारा क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स जो है उसकी संख्या भी क्या होती है? फिक्स होती है। 9 है कि 10 है? 10 है। कहां है वो? एलवी 116 को भी गिन रहे हैं क्या? वो सब रेडियो एक्टिव है। नॉन मेटल्स 9 एलिमेंट्स। हाँ, उसको बिना गिने? हाँ, तो फिर उसको 10 ही होगा फिर। ठीक है, तो ये संख्या फिक्स है। उसके बाद मेटलॉइड्स। उसके बाद कौन है? मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स की संख्या कितनी है वो भी गिनती कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट्स हैं। और आखिरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं। और इनर्ट गैस की संख्या कितनी है? गिनती करिए। लास्ट लाइन 1 2 3 4 5 6 7, वो भी कितना है? 7 है। हाँ हाँ, वो सब नॉन मेटल है। हाँ, कैसे किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
यहां तक तो गिने ना, 53 तक, आयोडीन तक, तभी ना 10 हुआ। अरे आयोडीन को नहीं गिने तो फिर 10 कैसे हुआ? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमियम, आयोडीन, उसी को गिन के तो हो रहा है 10। डन, ये आपने लिख लिया। इसको आप अपनी कॉपी में लिखें, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए लिखिए इसको अपनी कॉपी में, लिख लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसी को हम लोगों ने किस में देखा? इसी को हमने पीरियोडिक टेबल में भी देखा। और जब हमने उसको पीरियोडिक टेबल में देखा है तो हमें समझ में आया कि क्या क्या पीरियोडिक टेबल में जब हमने देखा तो हमें दिखाई दिया। बोलो। इनर्ट गैस अब बोले हैं कि लास्ट वाला जो है ना, हाँ, और सर वो मतलब नीचे में यू और वो भी है इनर्ट गैस। नहीं, ये इनर्ट गैस में नहीं आएगा। मतलब 7 कैसे हुआ? तो 6 होगा ना? क्यों? तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन 6 ही हो रहे फिर तो। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही हैं। वो एक चेंज कर दीजिए, यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। यहाँ 7 नहीं होगा, क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ध्यान रखना है पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल को याद करने का भी एक टेक्निक होता है। इसको याद करने का भी क्या होता है? एक टेक्निक होता है। इसको याद करने का भी एक टेक्निक होता है। पता है याद करने का टेक्निक क्या होता है? नहीं, याद करने का टेक्निक हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। पहले अब आगे बढ़िए। राइट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तो भाई 3 ही प्रकार में एलिमेंट डिवाइड होंगे। कौन कौन से? या तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा, या क्या होगा? गैस होगा, या लिक्विड होगा। तो या तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे, या दूसरा हम लोग उसको क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे, या तीसरे को क्या बोलेंगे? गैस बोला जाएगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब अगर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है तो लिखें सॉलिड एलिमेंट्स। सॉलिड के अंदर लिखें, सॉलिड एलिमेंट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Most of the elements are solid at room temperature. Then ज्यादातर सॉलिड ही होते हैं। लिक्विड कम ही मात्रा में होता है और गैस भी कम ही होते हैं। सेकेंड लिखिए, लिक्विड स्टेट, ओनली मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओनली मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, तो ऑलमोस्ट ऑल इसमें वो कह रहा है कि ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, ब्रोमीन इज Br एंड मर्क्यूरी इज Hg। ये माने ब्राउन से ब्रोमीन, ऐसा कुछ भी, मतलब कलर तो सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर हम किसको मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस को। किसको मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। इसी को हम लोग क्या मानते हैं? रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो रूम टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। और whereas galenium and cesium, galenium and cesium becomes liquid. Galenium and cesium, GaCS, galenium and cesium
ये दोनों 302 केल्विन पर ये क्या बन जाते हैं, ये लिक्विड होते हैं। तो 298 केल्विन और 302 में ज्यादा अंतर नहीं है, क्लोज टू रूम टेम्परेचर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये 4 ही हैं। पर एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर पर कितने हैं, 2 हैं, थोड़ा उससे ज्यादा 202 या 203, ये 202 या 203 डिग्री सेल्सियस पर या केल्विन पर, यानी अगर सेल्सियस की बात करें तो आप यहां से 4 बढ़े, यानी 29 to 30 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, उस पर ये दोनों भी क्या पाए जाते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं, और कोई लिक्विड स्टेट में नहीं है। वेरास गैलेनियम Ga और ये होता है Cs, सीजियम, Ga और Cs, सीजियम लिखा है ना, देखिए सीजियम वहां 55 सीजियम है, पीछे एलिमेंट पे भी आपको दिखेगा 55 पे सीजियम है, और गैलेनियम Ga यहां देखिए, ये देखिए 31 गैलेनियम, गैलेनियम और सीजियम यहां है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी धीरे धीरे, वो बहुत टफ काम नहीं है, हम करवा देंगे, ठीक है। तो गैलेनियम और सीजियम ये दो आपका रूम टेम्परेचर में। लास्ट पॉइंट है गैस, लास्ट पॉइंट है गैसियस। लिखिए, देयर आर 11 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट, देयर आर 11 एलिमेंट विच एग्जिस्ट in gaseous state at room temperature. There are 11 elements which exist in gaseous state at room temperature. There are 11 elements. There are 11 elements which exist in gaseous state at room temperature. Gaseous state at room temperature. उसके अंदर पहला है हाइड्रोजन। ये 11 एलिमेंट का नाम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और एक चीज और खास बात आप इसमें देखिएगा, लिखे हैं गैसियस स्टेट में, लेकिन जितने भी गैस हैं वो देखिएगा सब मैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखूंगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 5 हो गए। और हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये कौन से एलिमेंट है, दीज ऑल आर इनर्ट गैसेस। ये क्या है, इनर्ट गैस है, तो इनका तो नाम ही है इनर्ट गैस, तो ये तो गैसीय स्टेट में ही होगा। ये हाइड्रोजन है, ये भी गैसीय स्टेट में, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट, नाइट्रोजन, तो ये 3 बहुत ही फेमस गैसेस हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर पे हमें इजीली अवेलेबल हैं। एंड देन इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये दोनों यहां से 17th ग्रुप एलिमेंट, ये दोनों कहां से हैं, 17th ग्रुप। तो ये देखिए, मैं अगर इसको मार्क करूं तो आपको दिखाई देगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रोडॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। यही 11 एलिमेंट हैं जो गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। इसकी तो पूरी कहानी अलग है। हाइड्रोजन जो है इसका एक अलग ही कहानी है, इसीलिए क्लास 11th में जब आप पढ़िएगा तो आपको हाइड्रोजन ऐसे पूरा, चलिए थोड़ा सा और ज्ञान आपको दे ही देते हैं। ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है ना, ये 4 टेबल में डिवाइडेड है। एक किसमें डिवाइडेड है, 4 टेबल में डिवाइडेड है। पहला जो दोनों ग्रुप है, ये दोनों जो ग्रुप होता है इसको मिलाकर आप कहते हैं एस ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक नाम दिया गया है। ये जो आखिरी है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। पढ़ेंगे 11th क्लास में, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये बीच में जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं,
डी ब्लॉक, और ये जो नीचे 2 ठो रह गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। ये सब इसका नाम दिया गया। जैसे कि ना कोई कॉलोनी जाते हैं तो उसमें कहता है ये ए ब्लॉक है, तो ये बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ऐसे इसको नाम दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। नहीं नहीं, अरे ऐसे रैंडम नहीं है, तुम अभी उस लायक नहीं हो कि तुमको ये बताया जाए। जब 11 क्लास में जाओगे तो तुमको बता दिया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आज मेरे सब बता दे, देखिए तो समझ में ही नहीं आएगा। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 11, आप कॉन्फ़िगरेशन क्या जानते हैं, 281? नहीं, अब यही नहीं जानते हो तो जब हम अगर ये लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये तो कतई नहीं जानते होगे। अब बताओ हम कैसे बताएं? तो इसीलिए ना हमने कहा कि ये आपके औकात के बाहर है, इसीलिए इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। 11 क्लास में पढ़ेंगे। तो ये 4 ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें ये जो फ्लोरीन वाला ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। बल्ब नहीं, नाम इसका क्या दिया गया है? हेलोजेंस दिया गया। यानी ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड एज हेलोजन। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। अब ये जो हेलोजेंस हैं, इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हेलोजन है, अरे फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, लास्ट में एस्टाटीन भी है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये देख नहीं रहे हो, अलग कलर से लिखा हुआ है। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो कुल 5 एलिमेंट है, इसको हेलोजन, एक अलग तरीके का इसका बिहेवियर है, इसलिए इसका रंग भी देखिए पूरा में से अलग लिखा हुआ है। तो ये अलग रंग से, माने इसको अलग से पढ़ाई किया जाता है। ये हेलोजन ग्रुप है। इस हेलोजन ग्रुप में एक वैलेंसी बोल के चीज होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। इस सब की वैलेंसी -1 है, वो भी आप समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वैलेंसी इसकी -1 है। कैसे? सोडियम क्लोराइड नाम सुने हैं? तो सोडियम क्लोराइड को जो आप तोड़ते हैं कभी तो देखा होगा Na+ और Cl- में तोड़ते हैं ना, ये तो पढ़े हैं ना, वेरी गुड। बस ये जो -1 और +1 लिखे, ये -1 और +1 उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वैलेंसी। मैंने कहा था किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा? एनायन कब फॉर्म होगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। और जब कभी भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? दे दिया होगा। ऐसे बोले थे लास्ट क्लास में। ये हाइड्रोजन, अच्छा, इसमें फ्लोरीन, इसकी भी वैलेंसी -1, क्लोरीन, इसकी भी वैलेंसी -1, ब्रोमीन, इसकी भी वैलेंसी -1, आयोडीन, इसकी वैलेंसी -1। इन सब की वैलेंसी -1 होती है। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही भाईचारा वाला टेबल में है। फिर कल बाहर आई एस्टाटीन, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडियो एक्टिव हो जाता है तो उसको हम लोग इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी वैलेंसी -1 ही होगी। अब मैं बात करता हूं किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 तरीके से अपने आप को कंपाउंड बनाता है। एक है HCl, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा? H+ + Cl-। तो अब मैंने लिखा HCl, लिखा तो H+ Cl-। H के ऊपर कौन सा चार्ज? H के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे। लेकिन हाइड्रोजन का एक और कंपाउंड है, उसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। क्या नाम है उसका? सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड तोड़िएगा तो ये लिखिएगा Na+ प्लस H के ऊपर क्या लिख दीजिएगा? H के ऊपर क्या लिख दीजिएगा? इस साला हाइड्रोजन हिजड़ा की तरह बिहेव कर रहा है। बीच का हो गया ना, नई प्लस ही रख रहा है, माइनस। या तो तुम लड़का हो या तुम लड़की हो। ये साला लड़का की तरह भी बिहेव कर रहा है और लड़की की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोजन जो है, एक इसका पोजीशन जो है वो पूरा अनसर्टन है। अनसर्टन का क्या मतलब होता है कि ये पीरियोडिक टेबल में 2 जगह रखा जा सकता है। एक तो इसका ये पोजीशन हो सकता है, या एक इसका यहां पर भी पोजीशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरीन का -1 है तो उसके ऊपर हाइड्रोजन भी -1 हो सकता था। तो हमने ये माना है
बाकी सब गैस है ना जिसको हमने टिक किया था, ये भी भाई वहीं रखा हुआ है जब वो गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये सब सट गया, एक साथ हो गया। लेकिन चूंकि उसका पोजीशन अनसर्टन है तो टेबल में इसको यहां भी रखते हैं, कई बार यहां भी रखते हैं, पर ज्यादातर जगहों पर कहां रखा गया है, यहीं पर रखा गया। लेकिन इसको चाहिएगा तो यहां पर भी रख सकते हैं। इसीलिए क्लास 11th में हाइड्रोजन एक अलग से चैप्टर है, एस ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है, डी ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है और एफ ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है। तो एस में ही ना हाइड्रोजन भी आ जाना चाहिए था, नहीं, एस ब्लॉक खाली इसके नीचे का, हाइड्रोजन कहां चला गया, पूरा अलग हो गया। और हाइड्रोजन बोल के एक अलग से चैप्टर है, तो वो हाइड्रोजन एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि इसका नेचर जो है वो कैसा है, डगमगाने वाला है, नहीं लड़का ही है पूरा पूरा, नहीं लड़की ही है पूरा पूरा, इसीलिए इसको अलग से पढ़ देंगे कि दोनों तरह का नेचर दिखा रहा है। तो आपसे मेल के बारे में पढ़ रहे हैं चाहे फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हिजड़ा के बारे में पढ़िएगा तो उसको फिर अलग से, ठीक है, आप देखिए कोई फॉर्म भरिएगा तो लिखा रहता है सेक्स, जो वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, सेक्स मतलब मेल फीमेल और अदर्स, तो उसके बारे में अलग से पढ़ाई होती है। ये हाइड्रोजन भी भाई साहब कुछ वैसा ही है। खैर बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, अब हम लोग को गेट बैक होना चाहिए अपने ओरिजिनल। तो ये इस प्रकार से टोटल गैसीय स्टेट में पाए जाने वाले टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। यहां तक का लॉजिक क्लियर है। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा बता दिए थे, तो ये पेज अगर आप चाहें रखना तो रख सकते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई आवश्यकता है, या छोड़ दूं, रहने दूं, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने देखा ऑन द फिजिकल स्टेट के बेसिस में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सॉलिड लिक्विड गैस। टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट किसके आधार पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। मैं इतनी बार लिख दे रहा हूं कि आपको ये रट जाए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और आखिरी है इनर्ट गैस। इतनी बार लिख दे रहा हूं कि आप ये भूलिए ही नहीं, बता रहा हूं, पढ़ाएंगे अभी एक एक को, क्यों टेंशन लेते हैं, अब ये चारों को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो ये जो है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और इनर्ट गैस, डन। लिख लिए, ये हेडिंग डालिए मेटल्स, हेडिंग डालिए मेटल्स। बड़े आगे नहीं लिखे, 2 बाकी है तो 2 लिख लो। ये है मेटल, ये है नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस। थोड़ा बहुत इसके बारे में, मेटल नॉन मेटल को तो बता ही देंगे। मेटलॉइड किसे कहते हैं, मेटलॉइड उसे कहते हैं जो बोथ मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाए, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटलॉइड कहेंगे। और इनर्ट जो शब्द है, इनर्ट जो शब्द है उसका ही मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। जैसे कोई कोई बच्चा बोलता है ना, तुम हमसे कितना भी मजाक करो ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका क्या कहने का मतलब है, आई एम इनर्ट टुवर्ड्स योर जोक। मेरे को तुम्हारे जोक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको चाहे जितना चिढ़ाना है चिढ़ाना, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहते नहीं कि हम इससे इनर्ट है, मतलब मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। और कोई भी चीज जो नॉन रिएक्टिव है उसी को इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस, या इसको आइडियल गैसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइडियल गैसेस। आइडियल क्यों बोला जाता है हम लोग पढ़ेंगे कि आइडियल गैस क्यों बोलते हैं इसको। नहीं, आइडियल का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट। सब लोग इसकी तरह बनना चाहते हैं। इसमें ऐसी क्या खासियत है कि सब लोग इसकी तरह बनना चाहते हैं, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी सिर्फ हम क्या जान रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं कि कोई उसके तरह बनना चाहता है।
सारे लोग कौन कौन, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सब इसी की तरह बनना चाहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, आइडियल गैस और इनर्ट गैस और नॉन रिएक्टिव गैसेस। ये समझ में आ गया। चलिए, ये 11 होता है। क्या होता है, ये तो गिनती के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन तो गिनती के हैं। हेडिंग डालिए मेटल्स, हेडिंग डालिए मेटल्स। ध्यान से समझने का कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा कि मेटल किसको कहते हैं। आप लोग मेटल, मैं अगर आपसे मेटल के बारे में पूछूं तो आप मेटल की परिभाषा छोड़ के उसकी प्रॉपर्टी बताना स्टार्ट कर देंगे। मेटल इज सोनोरस इन नेचर, मेटल क्या क्या सब प्रॉपर्टी, मेटल इज कंडक्टिंग, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। मेटल क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका डेफिनेशन आप लोग नहीं बता पाएंगे। हाँ बोलिए, आर्ची, आर्ची बोलिए, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ ये चैप्टर? अरे तो पढ़ाई हुआ भी था तो भी आप कौन सा बता दे रहे थे? हाँ, मेटल से नॉन मेटल चैप्टर तो पढ़े हैं क्लास 8 में। क्या है मेटल बताइए? हाँ, क्या बात। सर मेटल्स आर विचार हाँ, मेटल्स आर विचार, हाँ नेचुरली अकरिंग, हाँ, नेचुरली ऑकरिंग डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। वाह वाह। मैंने कोई पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोले मेरा गांव फलाना है, मैं फलाने जगह पर रहती हूं, मेरा खाने पीने में हमको चिकन बढ़िया लगता है। ओके, और दूसरा एलिमेंट नेचुरली ऑकरिंग नहीं है? चलिए घुमाइए मत, हम लोगों को घुमा रहे हैं, आप हमको घुमा रहे हैं। यहां देखिए, ये जो मेटल है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक्चुअली में आपको क्लास 10th में पता चलनी चाहिए थी, पर मेरा मानना है कि 10th में पढ़ाओ, 9th में पढ़ाओ, जहां पढ़ाओ पढ़ा दो बस। तो ये मेटल का 10th में यही डेफिनेशन है, वो भी 10th में लिखा नहीं है पर यही पढ़ाते हैं। मैं तो एटलीस्ट यही पढ़ाता हूं, बाकी कोई क्या करता है पता नहीं। देखिए मेटल, मेटल वो एलिमेंट है जिसके पास एक टेंडेंसी है। किस चीज की टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, या लूज करने की टेंडेंसी, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी। वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मैं इधर थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं उसको। कोई भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बता रहा हूं ना, जब हेडिंग डाल दी है तो आप ही को ना बताएंगे कि किसी और को पढ़ा देंगे। बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ ऐसे कुछ शेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? शेल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इन शेल्स में कोई रहता है। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन शेल्स में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है। इसमें जो ये पहला शेल है इसको हम लोग के शेल कहते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम। और अगर ये शेल ऐसे ही बनता चला जाए, ऐसे ही बनता चला जाए, तो फिर इसका नाम ऐसे ही आगे लिखा चला जा सकता है, के एल एम एन ओ पी, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है क्या? तो ये लॉजिक तो जो साइंटिस्ट नाम रखा होगा उससे पता चलेगा, भोर से जाके पूछना होगा कि भाई आप के से काहे रखे। हमारे क्लास में एक तो बच्ची है, उसका क्या नाम है कि नहीं, इसको आपका नाम किससे है? एस से रखना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम सुहानी है और सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में सुहानी के साथ जब चलेंगे तो ये एस से होना चाहिए। क्या? हाँ, ये के से इसका नाम रखा गया। इसको हम लोग n = 1, इसको 2,
इसको 3, इसको 4, 5, 6, और ये कहां तक है? ये इंफिनिटी तक है। कहां तक है? ये इंफिनिटी तक है। यहां तक कोई डाउट? पहले सेल में आपको ये तो पता है ना कि ये जो सेंटर में होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है? ये देखो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। इसके आउटसाइड में ये जो बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बोलेंगे सर कैसे हमको पता चलेगा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n² के बराबर। किसके बराबर? 2n² के बराबर। अगले पेज पर मैं 2n² को एलाबरेट कर देता हूं, फिर हम लोग उसके पीछे पेज पर और फिर उसके बाद उसके पेज पर चलेंगे। बता रहा हूं ना, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर n इज इक्वल टू 1 हुआ तो 2n² से जब हम इसको पुट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आएगी? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1। जब n इज इक्वल टू हम 2 लेंगे, सर 2 होगा ना, 2 हो जाएगा। चलिए फिर 2 कर देते हैं उसको। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। फिर n इज इक्वल टू 2 है तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा 8। फिर n इज इक्वल टू जब हम लोग 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 18। फिर जब हम लोग n इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 दूना 32, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। हम लोगों को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। मुझे ये क्या है? ये जो आपने लिखा है, ये लिखा क्या है? दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? उसके बाद वाले में? उसके बाद वाले में? तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं? सोडियम के लिए अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लिखा था, सोडियम के लिए, तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? 2 ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते। उसके बाद वाले शेल में कैसे? क्योंकि उसके बाद वाले शेल का जो फॉर्मूला था उसमें n इज इक्वल टू 2 पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं? 8। तो अगले शेल पर कितना फिल कर रहे हैं? 8 फिल कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कहीं एक और घुसेड़ देते हैं, 8। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अब 2 8 टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन होते कितना है? तो लास्ट क्लास में हम कैलकुलेशन सिखाए थे आपको कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना हमने लास्ट क्लास में सिखाया था। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 12। सिखाए थे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। तो पहले में 2 चला गया, दूसरे में 8 चला गया, बचा कितना? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 281। समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट सेल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे ख्याल से कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द वे इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड, the system in which the process in which the number of electrons, the way in which the number of electrons are arranged in the shells of an atom is known as electronic configuration. In these shells is known as electronic configuration. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? The number of electrons are arranged in the shells of an atom is known as electron. ये मिटा दूं ना, ये तो मिटा सकता हूं, ये तो पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं, इसका यहां पर कोई काम नहीं है। अब ये कौन है? ये कौन है? ये है मेटल। ये कौन है? ये है मेटल। मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इलेक्ट्रॉन कौन देगा? तो मेटल देगा। क्यों देगा? अरे घर थोड़ी है कि मम्मी बोली कि नहीं
आलू पराठा और भुजिया बनाया वही तुमको खाना है, तो कह रहा नहीं हम मैगी खाएंगे। मन से नहीं ना होगा, ये तो कुछ नियम कानून से चल रहा है। केमिस्ट्री है, तुम्हारा दिल थोड़ी है कि जिसके ऊपर आ गया उसको हाँ बोल दिए। मन से नहीं ना चलेगा, ये चलता है प्रोसेस से, ये चलता है सिस्टम से, ये चलता है केमिस्ट्री से। कह रहा उसका मन, अरे तुझ पे दिल आ गया है? 2-8 वाला नहीं समझे। कोई बात नहीं। सर आगे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझे? आपका ब्रेन का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, इसका मतलब। हमसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा सर, कोई प्रॉब्लम। तब तो फिर मेरे को माइक ऐसा फाड़ के इसको ऐसा चीर के फेंक देना चाहिए। मेरे से कोई केमिस्ट्री पढ़े उसको केमिस्ट्री ना समझ में आए तो फिर मेरा केमिस्ट्री पढ़ाना बेकार है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है? क्या चीज? कोई बात नहीं, तुम कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कलर पर नहीं। क्या राइट? तुम कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो यार, कलर में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। यहां देखो सर Na11 इधर, हेलो Na11 है, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा। तो होमवर्क भी दिए होंगे, नहीं दिए? लिखिए होमवर्क, लिखिए। नहीं 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 नहीं, राइट, होमवर्क लिखिए। लर्न फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अलोंग विथ इट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। 50 तक का याद। अरे क्या बात, तब तो केमिस्ट्री आपकी इतनी वीक है। 50 का 3 था सर, 50वां का चलिए 50वां का कितना है? 3। 3 एकदम SN। 3 है सर। हाँ एकदम SN है। तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए 11 12 में जाके। हम आर्ट्स ले रहे सर। अच्छा हाँ, वो भी ले सकते हैं क्योंकि IAS भी बनने के लिए तो रटना ही चला। लिखिए लिखिए, होमवर्क लिखिए। क्या लिखाया? लर्न ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20 along with एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये आपका असाइनमेंट है। तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। 11 में से पहले में कितना गया, उसके बाद में कैसे सर गया? क्यों? तो 2 ही जा सकता है। अभी तो वही समझा रहे थे कि पहले सेल में, कोई समझ पहले सेल में कितना रह सकता है? 2। तो 2 गया, फिर उसके बाद में कितना रह सकता है? तो 8 चला गया, तो टोटल कितना हो गया? जब तक नहीं आता तो दूसरा आता है। भरते जाएंगे। हाँ 118 का होगा तो 118 तक जाते जाएंगे। हाँ पर आपके सिलेबस में 20 तक ही है, तो अपने को तो 20 तक का ही सीखना है। फिर 12 में जाएंगे तो वहां पे 30 तक का है, तो वहां 30 तक का सीख लेंगे। और 8 के बाद फिर 1 बच गया। तो 1 बच गया तो वहां डाल दिए। वो 1 नहीं जा सकता है। 1 नहीं जा सकता है। मतलब वो जो 1 अरे ये जो टोटल 11 था ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन तो डालेंगे ना भाई। तो मैक्सिमम 2 जा सकता है पहले में, उसके बाद दूसरे में मैक्सिमम 8, तो तीसरे में कितना जाएगा? जो बचेगा वही जाएगा। यहां 9 डाल नहीं सकते, तो जो बच गया उसको अगला में डाल दिए। मैंने आपके घर में 4 रूम है, पहले में 2 लोग रह सकते हैं, दूसरे में 3 लोग रह सकते हैं, उसके बाद में 4 लोग रह सकते हैं। 6 लोग आ गया तो आप भर दिए, पहला में 2, उसके बाद वाला में 3, 5 लोग हो गया। अब छठा आदमी आएगा तो कहां भेजिएगा? अगले ही रूम में भेजिएगा ना जी। बहुत दिक्कत है, रूम में नहीं डिसाइड हो पा रहा इनको कि कहां सोना है। कोई बात नहीं, होता है। अब यह कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीख गए। कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल मतलब जो सबसे बाहरी शेल है उसको क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल। उसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन थे। बहुत अच्छी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। सर एम्प्टी शेल ही रहता है, मतलब शेल वही उसके बाद एम्प्टी है, उसके बाद वाला सब तो एम्प्टी है जी। तो सर आउटर मोस्ट कैसे हुआ? जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसका तो सबसे आखिरी सेल यही है ना। उसके बाद तो इंफिनिटी तक सेल है, पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेरे किस काम का? तो खाली जगह है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग में बहुत सारा घर बना हुआ है, तो तुम जो खरीदोगे वही ना तुम्हारा होगा, कि सब बिल्डिंग जो बन गया सब तुम्हारा है? अरे जितना घर बना सब तुम्हारा नहीं ना है, उसमें जो तुम खरीदे वो तुम्हारा है। तो जिसपे तुम्हारा हक रहेगा वही ना आउटर देखोगे। बहुत सारा खाली प्लॉट है तो सब तुम्हारा हो जाएगा। अरे जिस पर तुम रजिस्ट्री कराओगे वही ना तुम्हारा है। बहुत दिक्कत है भाई। 281 अब दुनिया में स्टेबिलिटी का एक नियम है। जैसे अगर मैं स्टेबल होना चाहता हूं, हां, जैसे हम लोग ऐसे केमिकल यानी केमिस्ट्री से मैं क्यों आज इतना मेहनत कर रहा हूं? आपको क्या लगता है? पैसा, पैसा। अरे सर पैशन बोल रहा है तो पैसा निकल गया। अच्छा, पैशन बोलने वाले थे, पैसा निकल गया। तो बेसिकली नहीं, बात आप सही कह रहे, पैसे के लिए ही। पैशन तो ठीक है, पर अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट मनी। और मनी है तो हानि है।
मेरे लिए तो अब ये वैलिड नहीं है, मेरी शादी हो गई। पर पैसा, तो पैसे से घर, घर से गाड़ी, गाड़ी से वाइफ, वाइफ से बच्चे, बच्चे से उससे बड़ा घर, यह सब प्रोसेस हुआ। अल्टीमेटली लास्ट क्या हुआ? हैप्पीनेस। अरे एकदम लास्ट नहीं बोला था, एकदम लास्ट से थोड़ा पहले, एकदम ही लास्ट नहीं बोला कि डेथ कर दिए मेरा, एकदम लास्ट से थोड़ा पहले हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। आप स्टेबल कब महसूस कर रहे हैं? आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, बाल बच्चा अपना जगह पकड़ लिया है, हस्बैंड वाइफ अपना खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई शरीर में बीमारी नहीं है, आप खुश हैं, आप स्टेबल हैं। क्या है? तो स्टेबिलिटी के लिए जैसे हमारे लिए एक नियम है कि आप मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, बड़ा आदमी बनिएगा तो पैसा कमाइएगा, पैसा कमाइएगा तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करिएगा, और अपनी इच्छाओं की जब पूर्ति होती है तो आदमी धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल हैप्पीनेस। हम स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर अलग दुनिया है, उसमें नहीं जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हैप्पीनेस है कि भाई आपका सब सही चल रहा है, दुनियादारी एकदम बढ़िया है, बाल बच्चा पढ़ लिख किया, अपना हस्बैंड वाइफ के साथ सब अलग, एक तो बैंगलोर में सेटल है, एक तो पूना में सेटल है, आप अपना हस्बैंड वाइफ सुबह सुबह आप गार्डनिंग कर रहे हैं, वाइफ आपके लिए चाय ला रही है, एक बढ़िया जीवन चल रहा है। एक तो गाड़ी है, सुबह सुबह उसको एक आदमी आके झाड़ पोछ कर गया, घर में आप रिटायर जिंदगी अपना सब छटिंग फटिंग कर रहे हैं, एक बढ़िया जीवन आप जी रहे हैं। स्टेबिलिटी हमारे लिए, तो ऐसे कि इन लोगों के लिए भी तो कुछ एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई सोडियम है तो ऐसे घूम रहा है, स्टेबल क्यों? तो स्टेबल होना है। तो स्टेबिलिटी के 2 नियम, कितने नियम? 2 नियम। उसमें से एक नियम पढ़ा रहे हैं, उस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ा रहे हैं चैप्टर आपको, ये पूरा कहां पढ़ेंगे हम लोग? आपको लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उतना बेवकूफ हम नहीं है, ये सब आपको सिलेबस में है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में फिर से नहीं दोबारा दोहराएंगे, तो हो गया सो हो गया। तो ये ऑक्टेट रूल है, उस टाइम खाली याद दिला देंगे, याद है ना? इसलिए आजकल हम पीडीएफ भी सेव कर ले रहे हैं कि तुरंत भेज देंगे, उसका याद दिला देंगे, देख लो जाके वहां लिखाया हुआ है। ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कहता है किसी भी एलिमेंट को, ध्यान से सुनिएगा पहले, किसी भी एलिमेंट को अगर क्या होना है, स्टेबल होना है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट, ऑक्टा मतलब होता है 8, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना होना चाहिए? सोडियम भाई के आउटर मोस्ट में कितना है? ये परेशान है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना है? ये परेशान है। अभी सोच रहा है कि कोई ऐसा गाहक हमको मिल जाए जिसको हम ये इलेक्ट्रॉन चपका दें, कोई ऐसा गाहक मिल जाए जिसको हम ये इलेक्ट्रॉन चपका दे, तो हम क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? स्टेबल। तो ये सोचेगा कि अगर कोई गाहक ऐसा मिल गया जिसको हम क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन चपका दिए, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ही चपकाया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ही चपकाया, चपकाना मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। वंस एन एलिमेंट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स व्हाट चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। वो कैटायन बन गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन किसमें कन्वर्ट हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हुआ? इसीलिए सोडियम की वैलेंसी होती है +1। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। क्यों? कितना इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हुआ? एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हुआ, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? +1 है। खेला, रुको रुको, काहे लोड क्यों लेते? हम है ना, तुम इतने लोड ले रहे हो, लगे हां तो वही नॉन मेटल को भी देख लो एक बार। तो नॉन मेटल का भी डेफिनेशन पढ़ा देते, फिर उसकी प्रॉपर्टी अगले क्लास में पढ़ाएंगे। नॉन मेटल में मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूं। पहले नॉन मेटल बोलते किसको है? बोले एक ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो। देयर इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या टेंडेंसी हो उसमें? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो। इसका भी जो लॉजिक है वो कहां जाएगा? इसके कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17, देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में 17। अगर उसका एटॉमिक नंबर 17 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
2 8 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 7। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये 7 तो इलेक्ट्रॉन दे, अच्छा ए को कहीं से ले आए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या ए को कहीं से ले आए। तो आपके पास पहले से कुछ खाना है और आपको खाना और कोई दे देगा तब पसंद है कि कहना है मेरा ही तुम लेके चल जाओ, दे देगा ना तो पसंद होगा। कोई दे देता है तो हमेशा अच्छा लगता है, कहा आप किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। तो यहां पर इसके पास क्या टेंडेंसी है? इट हैज द टेंडेंसी टू व्हाट? गेन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288। क्लोरीन स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया? कितना लिया? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी वैलेंसी क्या होती है? -1। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका वैलेंसी लिखवाए थे, पता नहीं रखे कि छोड़ दिए। इन सब की वैलेंसी क्या है? ये इसलिए -1 है क्योंकि इन सबके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा? 7 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। और ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अकॉर्डिंग टू विच रूल? ऑक्टेट रूल। लॉजिक बुझा रहा है ये? तो मेटल कौन? जो इलेक्ट्रॉन देना चाहे। नॉन मेटल कौन? जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे। तो अब के बाद अगर कोई मेटल की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे? मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू। हेला बुझा? इस हिसाब से हम मेटल पर थे शायद। मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटल। बेहुदा। तो अब मेटल की कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, ये कॉन्फ़िगरेशन वाली बात समझ में आ गई थी? मेटल का अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, एग्जांपल्स ऑफ मेटल, एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आपको अगर दूं तो मान लीजिए सोडियम का तो हमने बता ही दिया, कॉन्फ़िगरेशन 281, एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है सोडियम प्लस में। कैल्शियम 20 प्लस में तो हो गया, और वो जो 2 और 8 वो तो रहेगा उसके पास 10 रहेगा? और वो कहीं पे लिखाया गया नहीं है। नहीं, इसका अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालिएगा तो अब कितना होगा? 10 11 12, क्योंकि 11 11 12 था, एक चला गया तो अब कितना बच गया? तो हमने आपको इसीलिए प्रैक्टिस करवाया था कि कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो उसका भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलवाए थे, कोई नेगेटिवली चार्ज हो तो उसका भी। ये करवाए थे ना प्रैक्टिस, इसी दिन के लिए करवाए थे ताकि ये आप हमसे पूछे नहीं, फिर भी आप पूछ दिए। इसको टैलेंट बोलते हैं। समझ में नहीं आया। हाँ होता है, कोई बात नहीं, किसी को तो हो सकता है अगले क्लास में भी ये सब चीज समझ में आए। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2 20, 2 8 2 दे देगा। 2 8 10, 10 8 18। आप बोलेंगे सर यहां तो 18 जा सकता तो 10 लिख देते, कहीं आप इसको 8 2 कर दिए। चूंकि मुझे आउटर मोस्ट सेल में कितना रखना था? 8 रखना है, तब ना 2 ठो दे देगा तो 8 को बचेगा। तो चूंकि आउटर मोस्ट मेरे को 8 रखना है इसलिए हमने उसको 8 2 कर दिया ताकि ये लास्ट वाला डोनेट करे, और लास्ट वाला डोनेट करेगा तो कैल्शियम 2 ठो डोनेट करके स्टेबल होगा, इसीलिए कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है? 2+। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 13, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3+। समझ में आ रहा है? सर एक चीज कह सकते हैं कि मेटल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन-मेटल्स नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है तो देकर पॉजिटिव बनेगा, सदैव कैटायन बनेगा, और जो नॉन मेटल है वो सदैव एनायन बनेगा। नहीं, यहां पर कोई अपवाद नहीं है। डन। ये तो हो गया मेटल्स के बारे में। अगर मैं नॉन मेटल्स की एग्जांपल के बारे में बात करूं, टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। हाइड्रोजन तो बेजाती है, उसका कोई जात नहीं है। नॉन मेटल्स की एग्जांपल की मैं बात करूं तो मान लीजिए मैंने फ्लोरीन पहले कहा, फ्लोरीन का 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और F-1 बन जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6,
ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन 2- होता है। नाइट्रोजन 7, कॉन्फ़िगरेशन 2-5, ये कितना लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और नाइट्रोजन -3 हो जाएगा। आपके मन में डाउट आएगा, सर कार्बन 6 है तो ये 2 4 है, अभी क्या करें? 4 दे कि 4 ले? सर वो नॉन मेटल है तो ले भी सकता है। दे भी सकता है क्योंकि तो 4 है ना। अब 4 में, अरे 5 था तो 5 निकालना मुश्किल था, 3 ले लेना आसान काम था। 7 था तो 7 निकालना मुश्किल था, रुको मेरा कंप्लीट करने दो। 7 निकालना मुश्किल था, 1 लेना आसान काम था। अब तो इसके पास बीचों बीच 4 का है, ये तो 4 को निकाल भी सकता है, 4 को ले भी सकता है, दोनों बराबर है। अब बोलो। हाँ सर, नॉन मेटल का डेफिनेशन लिख पाए इसका टेंडेंसी है बस लेने का। नहीं, अगर पॉसिबिलिटी है तो दे भी सकता है। कार्बन 4+ होता है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी बराबर हैं, क्योंकि 8 आउटर मोस्ट में करना है। तो यहां पर एक झमेला फंस गया, जो उसको मैं नहीं बोला आपको, जो कि बोलना चाहिए था। जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा 2 रूल होते हैं, बोलने वाले बोल रहे थे ना कि 2 रूल होते हैं। एक रूल तो होता है ऑक्टेट रूल, एक और रूल होता है उसको कहते हैं ड्यूप्लेट रूल। उसको क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट रूल। और ड्यूप्लेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और ये किसके किसके वैलिड है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम एंड कार्बन, यहीं तक वैलिड है। बस इसी के लिए, इतने ही एलिमेंट के लिए कौन सा रूल वैलिड होता है? ड्यूप्लेट रूल। बाकी दुनिया के जितने भी एलिमेंट 118 में से ये 6 को हटा दीजिए, बाकी सब पे कौन सा रूल लगेगा? ऑक्टेट रूल। उन 6 पर कौन सा लगेगा? ड्यूप्लेट रूल। और ड्यूप्लेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट में सेल में 2 भी होगा तो चलेगा। अब आप चलिए कार्बन के पास, जहां पर थे हम लोग, जब हम कार्बन के पास थे तो इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना है? अभी तो 4 दे भी सकता था, 4 ले भी सकता था, ऑक्टेट रूल में भी जा सकता था, ड्यूप्लेट में भी जा सकता था। स्टेबल ही ना होना है, मेन एम तो स्टेबिलिटी है, तो 4 को ले भी सकता, दे भी सकता था। यही कारण है कि कार्बन के लिए एक पूरा अलग से चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक अलग कॉन्सेप्ट है जहां पर ये ले भी सकता है, और तो ये मेटल की भी कैटेगरी में नहीं आता और नॉन मेटल की भी कैटेगरी में, क्योंकि इसमें बात देने की भी टेंडेंसी, और इसीलिए सारा मेटल एक तरफ, सारा नॉन मेटल एक तरफ। अब कार्बन का एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जस्ट लाइक हाइड्रोजन। दोनों की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, दोनों की प्रॉपर्टी कहां शो कर रहा है? तो देख सकते अरे तो ये तो खाली डेफिनेशन, अभी तो इसकी प्रॉपर्टीज कहां पढ़े हैं? अभी तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी तो बाकी है। तो प्रॉपर्टी में उसका मेटल का, नॉन मेटल का, दोनों में से किसका कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का आता भी है, पर मेटल का तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेटल का चूंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो मेटलाइट तो नहीं हो सकता। मेटलाइट तो ऐसा होता है जो मेटलॉइड्स आर दी एलिमेंट्स व्हिच हैव बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता हूं। कार्बन दोनों की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इसीलिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जो आपने स्टार्टिंग में वो पढ़ा ना, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने बताया था वो प्लांट और एनिमल से मिलता है, और जो चीज प्लांट और एनिमल मिलता है वो बनता कार्बन से। जो चीज कैसे मिलता है? प्लांट और एनिमल से मिलता है वो बनता कार्बन से। ग्लूकोज कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, जो चीज प्लांट और एनिमल से मिल रहा है वो सब में क्या है? कार्बन है। एक अलग से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना दिया खाली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। ना ही मेटल ही है ना ही नॉन मेटल ही है। इसको पूरे एक अलग तरीके से पढ़ाई पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल समझ में आ गया। आज मैं इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा, आज बस हम लोग मेटल समझ गए, नॉन मेटल समझ गए, मेटलॉइड का एक आइडिया लग गया। व्हाट इज मेटलॉइड? मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट व्हिच हैज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। और आइडियल गैस किसको बोलते हैं? जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं, जो आइडियल गैसेस होते हैं। अब आप कहेंगे सर आइडियल क्यों बोले? क्योंकि अब आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि अब आइडियल शब्द समझ जाएंगे। ये वाला लॉजिक क्लियर है? कार्बन को क्यों क्यों यहां नहीं रखा गया? सर वो करेगा अब, ये बताइए वो करेगा क्या?
क्या नहीं देगा ना चाहे ये ना लेता है ना देता है, इसका अलग कहानी है पूरा, इसलिए तो बोले इसको अलग से पढ़ते हैं चैप्टर में। वो दूसरा वाला रूल में तो वैल्यू 2 देगा तो हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा उसका, वो पूरा एक अलग चैप्टर से पढ़ेंगे उसको हम लोग। ये जो पूरा कहानी है ये एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी बताया आपको। वो वाला पेज इसमें आप एक मिनट, इसको एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th 11th 12 3 साल पढ़ेंगे, ये 3 साल में जाके कंप्लीट होता है। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है, कि इसको पढ़ने में कितना साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है। 10th में पढ़ेंगे बेसिक्स, 11th में उससे थोड़ा ज्यादा, और 12th में तो खैर दुनिया ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। डन हो गया। हाँ कुछ डाउट पूछ रहे थे सर, वो जिसमें आप रिफ्लेक्ट इसके बारे में, रिफ्लेक्ट के बारे में तो बोला था। इसके अंदर। अब मैं इस कार्बन को यहां से क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। क्यों डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि अब कार्बन उस टेंडेंसी कैटेगरी में नहीं आएगा। कौन कौन आएगा, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यही 5 ठो आता है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए एक तो लिथियम का एग्जांपल देते हैं। लिथियम 3, कॉन्फ़िगरेशन 2 1, अभी 7 को तो ले नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये को दे देगा, और ए को देगा तो ये बन जाएगा Li+। इसलिए लिथियम की वैलेंसी भी क्या होती है, +1। समझ में आ रहा है सर, एक को ले सकता है क्या, अगर एक को ले लेगा तब भी इसका 2 हो जाएगा। 8 होना चाहिए ना, सेकंड में मैक्सिमम कितना है 8 है, तो वहां पे ऑक्टेट हो जाएगा ना। ड्यूप्लेट सिर्फ उसी पर वैलिड है जो सिर्फ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, सेकंड सेल में तो फिर 8 चाहिए, तो 7 को लेगा तब ना सेकंड सेल कंप्लीट होगा उसका, तो वहां पे ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होगा। तो ये सब के लिए कौन सा रूल वैलिड है, बोरोन देख लीजिए, एक और बोरोन देख लीजिए, बोरोन 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 3। अब इसके पास 2 ऑप्शन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले, नहीं तो 3 ठो दे, ये कहेगा 3 दे देते हैं, 3 देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा। इसलिए बोरोन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +3 एग्जिस्ट। लॉजिक क्लियर है, डन। हम कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलते बोलते मेरे ध्यान से, हाँ, इनर्ट गैस को आइडियल गैस क्यों कहते हैं, इनर्ट गैस को आइडियल गैस क्यों कहा जाता है, यही पढ़ा रहा था ना। इनर्ट गैस को कौन सा गैस कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस, उसको देखते हैं। अब हीलियम का आप नंबर देखिए 2, कॉन्फ़िगरेशन, इसके ठीक नीचे आता है नियोन, इसका नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम नियोन, इसके बाद क्या है इना, नीना और करीना, इसका होता है 18, कॉन्फ़िगरेशन। आप देखिए इसके बाद वाले भी जितने हैं सबका कुछ यही कहानी होगा। आप इसको ध्यान से देखिए, इसके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में, तो क्यों रिएक्ट करेगा, ये तो पहले ही स्टेबल है, अरे ये तो स्टेबल है ना। और बाकी सब लोग इसके जैसा बनना चाहते हैं। सोडियम चाह रहा है कि हम 2 8 हो जाएं, क्लोरीन चाह रहा है कि हम 2 8 8 हो जाएं, तो सब लोग जो उसके अगल बगल में है वो उसके जैसा बनना चाहता है। और कोई मान लीजिए एसपी साहब है या आईएएस कोई आप देख लेते हैं किसी को, तो मन में ऐसी इच्छा होती है कि हम भी ऐसा बने, या कई बार किसी शिक्षक को आप देखते हैं तो लगता है कि नहीं हम भी ऐसा बने, या समाज में कोई ऐसा नेता है, जैसे मोदी जी को देख के कई बार लगता है कि यार ऐसा मतलब नेता होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। कभी कोई टीचर को देख के लगेगा कि यार टीचर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। कभी किसी आप अधिकारी को देखते हैं, बैंक ऑफिसर को, इतना हेल्पफुल रहेगा, बोले यार बहुत अच्छा आदमी था। तो हम लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, जो स्टेबल है या जो नॉन रिएक्टिव है, या कहें जाए जो बहुत अच्छा है, उसको हम लोग कहते हैं ना कि, और उसको हम लोग आइडल भी मानते हैं अपना, कि यार हम इसके जैसा बन जाते हैं। तो जितना भी एलिमेंट है सब इन लोगों के जैसा बनना चाहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज आइडियल गैसेस। और ये आइडियल गैस जो है ये नॉन रिएक्टिव होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। तो हमने ये बात ऑलरेडी पहले लिखवाया था। इनर्ट मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, लिखवाए थे ना। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, और आइडियल गैसेस क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। डन। तो मेटल नॉन मेटल का डेफिनेशन लिख लिए, क्या लिखे मेटल का डेफिनेशन, मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल,
Non-metals are the element which have tendency to gain electron. Metalloids are the element which shows the property of both metal as well as non-metal. Inert gases are the element which is highly stable in nature and do not react with each other. और उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, सर इसीलिए जितना भी एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैस को रिएक्ट करके कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है, वरना तो खेला हो जाता। ठीक है, तो आज हमने ये स्लाइड आपको देख लीजिए, यहां पर जो स्लाइड था स्लाइड सेव करके भेज देंगे। अभी भेज देंगे। यहां पर ये जो स्लाइड है इसमें मैंने चारों को आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेटल डेफिनेशन लिखवा दिए, उसका डेफिनेशन लिख के उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर नॉन मेटल उसकी प्रॉपर्टीज, मेटलॉइड उसकी प्रॉपर्टीज, इनर्ट गैस उसकी प्रॉपर्टीज। मैं पढ़ा रहा हूं, ये खत्म होगा, फिर हम लोग किसमें प्रवेश करेंगे, कंपाउंड्स में। फिर कंपाउंड में दो भाग आएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वो दोनों समझाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी लिखवाएंगे। फिर किसमें जाएंगे, मिक्सचर्स में। मिक्सचर में फिर होमोजीनस नॉन होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर किसको पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को, तब जाके चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दिमाग में आइडिया तो लग गया होगा आज पहली क्लास में कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। गॉट इट। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।